हेलो बच्चों। आज हम आपके 10th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया, ये वैसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें से वन वर्ड भी आ सकता है। तो रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया, इसमें हमने देखना है कि जो सिल्क रूट, वो रास्ते जिन रास्तों से चाइना का सिल्क पश्चिम में जाता था, पश्चिम के देशों में जाता था। तो वो क्योंकि रेशम ज्यादा वो था, पॉपुलर था, इसके लिए उन रास्तों का नाम ही रेशम मार्ग पड़ गया। जिन रास्तों से सिल्क रूट, चाइना का सिल्क जाता था। सिल्क, आप जानते हो कि कपड़ा है। ये कपड़ा जब पश्चिमी देशों के लिए जाता था, पश्चिमी देशों के लोगों के पहनने के लिए जाता होगा, तो उन रास्तों का नाम ही सिल्क रूट या रेशम मार्ग पड़ गया। अब पढ़ते हैं। आधुनिक काल से पहले के युग से में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। हमें पता है कि पहले परिवहन के साधन इतने उन्नत नहीं थे कि व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह देश में जाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सके। तो अब क्या है, मॉडर्न वो है, समय है, आधुनिक काल है। इससे पहले अगर हमने दुनिया या विश्व के दूर दूर जो भाग है वहां जाना था, तो हमें पैदल चलना पड़ता था। व्यापार करने के लिए जब हम व्यापार करने जाते थे, तो हमारी जो संस्कृति होती थी, भाषा, पहनावा, खान पान, वो क्या करते थे, हम दूसरे लोग जिसके पास व्यापार करने जाते थे, अगर उनको हमारा खान पान, पहनावा पसंद आ जाता था, वो अपना लेते थे। तो इस तरीके से हमारा व्यापार के साथ साथ हमारा सांस्कृतिक संपर्क भी बन जाता था दूसरे देश के लोगों के साथ। तो इसके सबसे ज्यादा बढ़िया उदाहरण सिल्क मार्ग है के रूप में दिखाई देता है। आधुनिक काल से पहले परिवहन के साधन उन्नत नहीं थे, तो फिर भी दुनिया के अलग अलग भाग या देश एक दूसरे से और व्यापार के द्वारा जुड़े हुए थे। तो व्यापार करते करते लोगों की संस्कृतियों का भी जो है लेन देन होने लगा। वो कैसे क्यों हो पाया, व्यापार का संबंध कैसे हो पाए, सांस्कृतिक लेन देन संपर्क कैसे बने, वो थे उन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को बनाने के लिए लोग सिल्क मार्गों का इस्तेमाल करते थे। तो सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। तो मैंने पहले आपको शुरू में बता दिया कि सिल्क मार्ग का नाम कैसे पड़ा है, कि पश्चिम देशों को, जो दुनिया के पश्चिम साइड पे, चाहे अमेरिका लगा दो, चाहे यूरोप के देश लगा लो, तो इन देशों में चाइना रहने वाले लोग, हो सकता है वहां रेशम का कपड़ा पहनते हो, जो चाइना में सिल्क या रेशम बनता था उसको पहनते थे। तो ये इन्हीं रास्तों से जाता था। तो इस मार्ग से पश्चिम को, जिस रास्ते से चाइना का रेशम पश्चिम के देशों के लिए जाता था, तो उसका नाम रेशम या सिल्क पड़ गया। सिल्क रूट या रेशम मार्ग क्यों पड़ा, क्योंकि ये रेशम या सिल्क बहुत लोगों को अच्छा लगता था, इसका बहुत ज्यादा महत्व था, पसंद करते थे लोग। चाइना के सिल्क जहाँ रेशम को बहुत पसंद करते थे, इसलिए इसका ज्यादा महत्व होने के कारण उन्हीं रास्तों का नाम सिल्क रूट जहाँ रेशम मार्ग पड़ गया, जिन रास्तों से होकर ये पश्चिमी देशों के लोगों के पास पहुंचता था। इतिहासकारों ने, ये वन वर्ड में भी आ सकता है, कि जो रेशम मार्ग है, इनका नाम रेशम मार्ग या सिल्क रूट क्यों पड़ा। तो ये लिख सकते हो कि चाइना का जो सिल्क है वो पूरी दुनिया, पश्चिमी देशों के लोगों को पसंद था। वो इसको ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए चाइना का सिल्क जिन रास्तों से पश्चिमी देशों के पास जाता था उसको सिल्क रूट कहते हैं। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है।
जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे सिल्क मार्गों की बात की, मतलब उन रास्तों की बात की जिनसे होकर चाइना का सिल्क पश्चिमी देश, ये संयुक्त राज्य पूरा अमेरिका होगा। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये हो गया हमारा यूरोप के देश हो गए, इसको हम पश्चिमी देश कहते हैं। जमीन जहाँ समुंदर से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। तो ये जो सिल्क मार्ग ओनली जमीन से होकर नहीं जाते थे, ये समुंदर के रास्ते से भी होकर, जमीन या समुंदर से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को, हमारा भारत एशिया में आता है, तो ये सिल्क जो मार्ग थे, ये एशिया के एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से ही नहीं जोड़ते थे, बल्कि ये एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। एशिया को यूरोप, ये सिल्क मार्ग जो एशिया के अलग-अलग क्षेत्रों को मिलाते थे, वो हमारे महाद्वीप, भारत का जो महाद्वीप है एशिया, उसको यूरोप के साथ भी जोड़ते थे, उत्तरी अफ्रीका से भी वन वर्ड में भी आ सकता है कि ये जो समुंदर सा जहाँ जमीन से होकर जाने वाले जो रेशमी मार्ग या सिल्क रूट है, वो किस-किस को जोड़ते थे? एशिया को कौन-कौन से महाद्वीपों के साथ जोड़ते थे? एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे। ये जो मार्ग हैं, ये ईसा आ सकता है कब आए थे? अब जब सिल्क मार्ग लिखोगे, एक तो बता दोगे कि चाइना का सिल्क ज़्यादा वो था, पॉपुलर था। तो जिन रास्तों से जाता था, उन्हीं रास्तों का नाम, जिन रास्तों से पश्चिमी देशों के लोगों के लिए जाता था, उनका नाम सिल्क रूट पड़ गया। और ये सिल्क रूट चाहे जमीन से होकर जाते थे, चाहे समुद्र से होकर जाते थे। ये ओनली एशिया के क्षेत्रों को ही नहीं मिलाते थे अलग अलग को, ये एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। और ये ईसा पूर्व के समय से सामने आ चुके थे। 5 नंबर का भी आ जाए 3 पॉइंट, और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। कब अस्तित्व, ईसा पूर्व से पहले ये सामने आ चुके थे, और खत्म कब हुए? लगभग 15वीं शताब्दी तक इनका अस्तित्व रहा था। 4 पॉइंट हो गए। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी भी जाती थी। ओनली सिल्क नहीं जाता था, कपड़ा नहीं जाता था, सिल्क, चीनी पॉटरी भी जाती थी। तो आपको याद होना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेशमी मार्गों के द्वारा रेशम के अलावा और कौन सी चीज जाती थी? तो चीनी पॉटरी वो है जिससे कप प्लेटें बनती हैं। तो चाइना की है वो मिट्टी है, चीनी पॉटरी, जो इन रास्तों से जाती थी। और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े, ये सारा आ सकता है भी। रेशमी मार्गों के द्वारा रेशम के अलावा और कौन कौन सी चीजें जाती थी? चीनी पॉटरी जाती थी। इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के, भारत तो था ही, भारत एशिया के दक्षिण में ही तो आता है। भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े, हमारा कपड़ा पूरी दुनिया पहनती थी, ये तो आपको पता होगा। तो हम एशिया में तो आते हैं, तो भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े, ये हमारे इन्हीं इन्हीं तीनों एरियो के मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। रेशमी मार्गों से रेशम के अलावा चीनी पॉटरी, भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में फिर जो चीजें हम इन रास्तों से दूसरे देशों को भेजते थे, वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। हम एशिया में आते हैं, तो एशिया के लोग जो चीजें दूसरे देशों को देते थे, उनकी जो पेमेंट होती थी, वो सोने चांदी के रूप, कीमती धातुओं के रूप में वो करते थे। और यूरोप से एशिया, ये इन्हीं रेशमी मार्गों से हमारे पास वो पेमेंट आती थी सोने चांदी के रूप में। तो आपको आगे पढ़ते हैं। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। मैंने बताया, जो लोग व्यापार करने चाहते थे, तो संस्कृति का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। संस्कृति में भाषा आती है,
एक जैसे हम पंजाब की संस्कृति लगा लें, पंजाब में क्या पंजाब के लोगों का डांस हो गया, पंजाब के लोगों की भाषा होगी, वहाँ का संगीत हो गया, उनका खान-पान हो गया, पहनावा हो गया, जो भी उनका जो चीज़ें उनको पंजाबी होने का वो करवाती हैं एहसास, वो सारी उनकी संस्कृति है। जब कोई पंजाबी व्यक्ति व्यापार करने के लिए दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जाएगा, तो अगर वो उन हिस्सों में लोग उनसे प्रभावित होंगे, तो वो उस उनकी वो चीज़ें क्या अपना लेंगे। तो व्यापार करने के बहाने चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पंजाब का रहने वाला, हरियाणा का रहने कहीं का भी रहने वाला व्यक्ति है, उसके अन उनकी उसकी संस्कृति का व्यापार के साथ-साथ वो अपनी संस्कृति की का आदान-प्रदान भी करते थे। तो इन रास्तों के द्वारा रेशम मार्ग के रास्तों के द्वारा लोग व्यापार के साथ-साथ अपनी संस्कृति का आदान-प्रदान करते थे। मतलब व्यापार करने गए अपनी संस्कृति भी लोगों के ऊपर उनके पास छोड़ आते थे। तो ये दोनों प्रक्रियाएँ व्यापार और संस्कृति का आदान-प्रदान दोनों प्रक्रियाएँ साथ चलती थी। इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान दोनों प्रक्रियाएँ साथ-साथ कैसे चलती थी? तो आप सीधा बता सकते हो कि जो व्यक्ति कोई हर व्यक्ति की कोई ना कोई संस्कृति होती है। पंजाब की पंजाबी, हरियाणा की हरियाणवी वालों की हरियाणा वालों की अलग संस्कृति है, राजस्थान वालों की अलग संस्कृति है और इंग्लैंड वालों की अलग संस्कृति है, अमेरिका वालों की अलग संस्कृति है। जब वो व्यक्ति एक देश से दूसरे देश व्यापार करने जाते हैं, तो जो-जो चीज़ें लोगों को उनकी पसंद आ जाती है, तो वो लोग अपना लेते हैं। इस तरीके से व्यापार के बहाने वो अपनी संस्कृति का लेन-देन भी कर लेते हैं। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। जो ईसाई धर्म को मानने वाले, ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोग भी यही सोचा जा रहा है कि इन्हीं मार्गों से एशिया में आए होंगे। हमारे भारत का जो महाद्वीप है उसमें एशिया महाद्वीप में आए होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेश भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले होंगे। जो धर्म मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये वो भी यही माना जा रहा है कि अगर मुस्लिम धर्म पूरी दुनिया में फैला है, तो इन्हीं रास्तों से फैला होगा। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म, इससे इन दोनों धर्म मतलब ईसाई ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों ने भी अपने धर्म को पूरी दुनिया में या एशिया में कैसे ईसाई तो आपको पता है ये क्रिश्चियन लोग होते हैं, यूरोप के लोग, अमेरिका में रहने वाले लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। तो वो हमारे एशिया में कैसे है, क्योंकि आपको पता अंग्रेज फ्रांसीसी सब लोग एशिया में आए हैं। तो इनके रास्ते इन्हीं के द्वारा ईसाई धर्म आ गया एशिया में। और ये मुसलमान जो लोग हैं उनका धर्म है, वो भी इन्हीं रास्तों से फैला होगा दुनिया में। और हमारे भारत में बहुत पहले बौद्ध धर्म उपजा था, तो वो भी इन्हीं रेशमी मार्गों के द्वारा फैला है। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत यानी कि हमारा अरुणाचल प्रदेश है, जिस तरफ से सूर्य निकलता है। अरुणाचल प्रदेश साइड का जो भारत है, वहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कहाँ पर बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था? पूर्वी भारत में हुआ था बौद्ध धर्म का। और सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही जो सिल्क मार्ग चाहे ज़मीन से होकर जाते हैं, चाहे समुद्र से होकर जाते हैं, उन्हीं सिल्क मार्गों की अलग-अलग शाखाओं से ये पूरी दुनिया में जो बौद्ध धर्म है वो फैला है। चीन की एक गुफा की पेंटिंग है ये जो दिखाई दे रही है आपको। चीन की एक गुफा पेंटिंग में दर्शाया गया है कि सिल्क मार्ग 8वीं सदी गुफा 2017 मोगाओ ग्राटोस गन गनसुवीन चीन, ये यहाँ पे समुद्री मार्ग दिखा रखे हैं इसमें। तो चीन के एक गुफा की पेंटिंग में दर्शाया गया कि सिल्क मार्ग 8वीं सदी गुफा 217 मोगाओ ग्राटोस गंसू चीन। ये कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने रेशम मार्ग के 5 पॉइंट भी याद करने हैं। और रेशम मार्ग के द्वारा रेशम के अलावा क्या क्या जाता था वो आपने करना है याद। और रेशम मार्ग एशिया को कौन कौन से स्थानों के साथ जोड़ते थे, कौन कौन सी चीजें जाती थी और
उनका फिर जो पेमेंट थी वो किस रूप में आती थी और कौन-कौन से और व्यापार और संस्कृतियों का जो आदान-प्रदान है, दोनों प्रक्रियाएँ कैसे चलती चलती थी वो मैंने समझाई हैं आपको और कौन-कौन से धर्म हैं जो इन्हीं रास्तों के से फैले हैं। तो आपने ये सारी वीडियो बार-बार सुनोगे तो आपको ये चीज़ ढंग से दिमाग में बैठ जाएगी, वन वर्ड भी आपको समझ आ जाएँगे और सिल्क मार्क का मीनिंग भी आ जाता है, वो भी आप मैंने इसमें बता दिया वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और 10th के बाद भी रखना है इसको मेरे चैनल को लाइक करके रखना है, छोड़ना मत।